मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 4,399 दिन हो चुके हैं 12 साल के इस कार्यकाल में। लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअसली सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भारत के वो अब बन चुके हैं और दुनिया में भी, विश्व भर के नेताओं में भी देखा जाए तो उनका नाम 6ठे नंबर पर शुमार है इस वक्त। आइए बात करते हैं एक ऐसे व्यक्ति से, ऐसे शख्स से जिन्होंने बहुत करीब से प्रधानमंत्री जी को काम करते देखा है। उनकी कार्यशैली से वो पूरी तरह से जुड़े हुए थे। 2014 से लेकर 2019 तक वो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी या प्रधान सचिव थे और उसके बाद उनके कंधे पर एक ऐसी जिम्मेदारी आई जो कई बार लोग कहते हैं कि ये एक दिव्य इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन है। आइए उन्हीं से पूछते हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी नमस्ते, मैं आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूँ। आपका बहुत बहुत आभार समय देने के लिए। नृपेंद्र मिश्रा जी नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसी अभी थोड़ी देर पहले ही, आई थिंक कुछ समय पहले तक अयोध्या से लौटे हैं और अब फिर इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। नृपेंद्र मिश्रा जी नमस्ते, अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आपसे फीड थोड़ा फ्रीज हो गया था। जी हाँ। धन्यवाद समय देने के लिए। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी? पहली मुलाकात आमने सामने जब मैं उनके समक्ष था वह थी 20 मई 2014 को गुजरात भवन में, जबकि मुझे बुलाया गया था। किस लिए आपको 20 मई 2014 को बुलाया गया था और आपको पता था कि आपको इस तरह से समन आएगा? थोड़ा विस्तार से बताइए। नृपेंद्र मिश्रा जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। वहाँ से जो फीड आ रहा है वो थोड़ा सा इंटरप्टेड लग रहा है, फ्रीज होता हुआ, पर सर का जवाब सुनने के लिए जितना उत्सुक आप हैं उतना ही उत्सुक मैं भी हूँ और उनसे लंबी चर्चा करनी है। राम, राज्य और नीति सब पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले कि उनका जुड़ाव कैसे हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। उन्होंने कहा कि 20 मई 2014 को सबसे पहले उनकी भेंट उनसे औपचारिक तौर पर हुई जब उन्हें गुजरात भवन बुलाया गया। किस्सा वहाँ तक चला था जब उनसे कनेक्शन फ्रीज हुआ। अगर वो वापस जुड़ते हैं तो फिर से उनसे रूबरू होंगे, उनसे रब्ता करेंगे और उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ दिन पहले मेरी उनसे बात हुई थी अंग्रेज़ी चैनल CNN न्यूज़ 18 के लिए। तब नृपेंद्र मिश्रा जी ने कई सारी बातें हमको बताई थी, लेकिन आज थोड़ा उससे आगे जाने की कोशिश करेंगे। नृपेंद्र जी फिर जुड़ गए हैं। मैं क्षमा चाहता हूं सर, थोड़ा सा फीड में इंटरप्शन है। अब रुकावट के लिए खेद नहीं होगा, यही आशा करते हैं। राम जी से यही प्रार्थना होगी। अब मैं आपसे फिर पूछूंगा, 20 मई 2014 को हुआ क्या था? आपको पता था आपको बुलाया जाएगा? थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, मुझे जानकारी बिल्कुल नहीं थी और मैं यह भी कभी भी अनुमान नहीं कर सकता था कि इस प्रकार की जिम्मेदारी मुझे मिलने वाली है। और जैसा मैंने अभी आपको बताया, स्वर्गीय श्री जेटली जी का फ़ोन था और उन्होंने कहा कि मैं गुजरात भवन में आ जाऊं, और गुजरात भवन में जाकर मैं प्रतीक्षा करने के बाद 1-2 अधिकारी मिल रहे थे उस समय होने वाले प्रधानमंत्री जी से। उसके बाद मेरा नंबर आया और मैं उनके समक्ष जब गया तो मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, मैंने उनसे कहा कि मैं एक युग पुरुष के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ, यह मेरे लिए एक ऐतिहासिक क्षण है। और वो बहुत हंसे और हंसने के बाद उन्होंने कहा कि देखिए,
ये ऐतिहासिक क्षण तो तब हो यदि हम सभी देश के जितने लोग हैं देशवासी मिलकर इस देश को आगे बढ़ाएं। तो इसी के साथ एक तरीके से आप समझें कि मेरे संबंधों का आधारशिला रखी गई और उनकी यह अपेक्षा थी और मेरा यह प्रयास था कि हम किसी प्रकार से उनके इस मापदंड पे उतर सकें। देखिए, जब आप उनसे मिले तब तक तो आप एक सीजन्ड ब्यूरोक्रेट थे, काफ़ी एक्सपर्ट, और आपने कई सारे विषयों पर कई सारी जगह डिपार्टमेंट्स पे कार्यभार संभाला, TRAI भी। आपने उन्हें युग पुरुष क्यों कहा? उस वक्त तक तो उनकी लीडरशिप एज अ प्राइम मिनिस्टर कहीं डिटर्मिन नहीं हुई थी, और हाँ, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, काफ़ी गुजरात मॉडल की चर्चा थी, पर आपने उन्हें युग पुरुष क्यों समझा उस वक्त? ये प्रश्न आपका बहुत स्वाभाविक है और आप यह कह सकते हैं कि ऐसा कौन से तथ्य मेरे लिए थे जो कि मैंने ये युग पुरुष कहा। केवल दो कारण थे। एक तो सही माने में आप मुझसे पूछें तो उस समय देश की मनोस्थिति यह थी कि यह देश एक ऐसे लॉन्चिंग पैड पर है जहां यदि इसको सही लीडरशिप मिलेगी तो यह देश पूरे विश्व में जो गिने चुने 7-8 राष्ट्र हैं उनमें यह भी एक उल्लेखनीय नाम होगा। और दूसरा जो मैं प्रभावित था वह इनकी गुजरात की उपलब्धियों से था, विशेष रूप से 3 क्षेत्रों में जो उपलब्धियां थी जिसकी मुझे जानकारी थी। एक जो प्रगति शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन के बीच हुई, एजुकेशन की, रहन सहन के स्तर की, वह बहुत ही उल्लेखनीय थी। दूसरी जो शिक्षा जगत में इन्होंने एक रूपरेखा रख दी, एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर हायर एजुकेशन तक जी, और इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण मेरी दृष्टि से था जो इन्होंने विद्युत वितरण की आधारशिला ग्रामीण क्षेत्र को उपलब्ध कराई गुजरात में। जी, गुजरात को उस समय ये श्रेय प्राप्त था कि कृषि क्षेत्र में लोग सही धनराशि जमा कर रहे थे और वायदे के अनुसार उन्हें 24 घंटे बिजली मिल रही थी। इन उपलब्धियों ने मेरे दिमाग में ये अवश्य धारणा पैदा कर दी थी कि श्री मोदी के पास नेशनल लीडरशिप जी, की गुणवत्ता है। जी, तो सही बात की आपने। लेकिन 2014 से शुरुआत करें, वो जो कार्यकाल था काफ़ी एक्साइटिंग कार्यकाल था, 5 साल जो थे। सबसे पहले तो आप स्वेरिंग इन सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह ही ले लीजिए, सार्क के देशों को बुलाना, पाकिस्तान को इनवाइट करना, ये सब काफ़ी रेडिकल चीज़ें मानी जाती थी और लोगों का कहना था अरे भाई ये क्या कर रहे हैं। आपके मन में क्या आया जब उन्होंने ये कहा? क्योंकि आप तो प्रधान सचिव थे, ऑर्गेनाइजेशन तो आपको करना था PMO की तरफ से। इस जहां तक सार्क के जो देशों के, विभिन्न देशों के गणमान्य व्यक्ति थे, उनको बुलाने की योजना तो इन्होंने शपथ ग्रहण करने के पहले से कुछ मन बना लिया था। एक तरीके से आप यूं माने कि इस
निर्णय में उनका एक अकेला स्वयं का बहुत बड़ा योगदान था। श्री अजीत डोभाल जी भी उस समय यद्यप वो एनएसए नहीं बने थे जी, लेकिन उन्होंने अनौपचारिक रूप से जानकारी देश के विभिन्न अध्यक्षों के कार्यालयों से प्राप्त की थी कि यदि इस प्रकार का निमंत्रण पत्र जाएगा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या होगी। और वो इस मत के थे कि लगभग सभी का सकारात्मक एक तरीके से इसमें उत्तर आएगा, प्रतिक्रिया होगी। तो इस एश्योरेंस के साथ प्रधानमंत्री जी ने इस कदम को उठाया था। तो एक होमवर्क हुआ था। होमवर्क अलग अलग इनफॉर्मल चैनल से ज़्यादा था जी, फॉर्मल चैनल से कम था। मेरा मतलब है विशेष रूप से विदेश मंत्रालय से। जी, विदेश मंत्रालय का फॉर्मल कंट्रीब्यूशन इसमें मोर इन द नेचर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन था, जी, नॉट इन द नेचर ऑफ फ्रेमिंग द पॉलिसी। पॉलिसी डायरेक्शन प्रधानमंत्री जी का था जिसका वह अनुपालन कर रहे थे। ये जो रूल बुक को पूरी तरह से निचोड़ के बाहर फेंक देना और खुद अपने नियम बनाना, ये बाबू लोगों के लिए तो थोड़ा सा सरदर्द वाला काम होगा। आपको क्या रिएक्शन था, आपकी जो पूरी टीम थी? देखिए, ब्यूरोक्रेसी जो है वह अवश्य ये उम्मीद करती है कि उसकी जो लाइन खींची हुई है जी, वही एकमात्र विकास का, सफलता का एक तरीके से कुंजी है, की टू सक्सेस है। ब्यूरोक्रेटिक थिंकिंग में ये स्वाभाविक है, लेकिन यह भी लोगों को पता था, गुजरात से जो इनफॉर्मल मैसेजेस आ रहे थे, इनके रिजल्ट्स आने के बाद लोग संपर्क भी कर रहे थे वहां पे, तो यह भी पता था कि यह बहुत सी चीजों में एकला चलो भी है इनकी मंशा, और यह प्राथमिकताओं को निर्धारित करने में भी सक्षम है। तो इट वॉज बिट ऑफ ए सरप्राइज टू द टॉप ब्यूरोक्रेसी। एक आश्चर्य लग रहा था, या एक प्रश्न सूचक विषय बन गया था जी, लेकिन जब सक्सेस मिली और लोगों ने, जैसे यह कदम है या बात की चीजें थीं जिसमें इन्होंने स्वयं निर्णय लिए, तो यह लोगों को विश्वास हो गया कि यह ऐसा नहीं है कि यह केवल प्रधानमंत्री जी आदेश ही देते हैं। सबसे बड़ी इनमें जो एक तरीके से क्वालिटी मैंने देखी, और सभी ने उस क्वालिटी का एहसास सभी को था उस समय की ब्यूरोक्रेसी को, यूनानिमसली मैं कहूंगा उस समय विश्वास था, वो यह था कि यदि नीति निर्धारण हो गया तो नीति निर्धारण के बाद परिणाम कितने सफल होंगे, या कुछ कमी होगी, या प्रतिक्रियाएं उतनी अच्छी नहीं होंगी जितना कि सोचा गया था, तो इसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी स्वयं लेते थे। कभी उन्होंने किसी भी कार्यक्रम के बाद, किसी भी निर्णय के बाद दोषारोपण ब्यूरोक्रेसी का कभी भी नहीं किया। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं जी, ये बहुत नजदीक से मेरा अनुभव है। प्रारंभ के ही साल में, पहले वर्ष में, एक लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस लाया गया और बहुत हम सबका उत्साह था
कि इससे हम दो चीजें बड़ी आधारभूत परिवर्तन कर सकेंगे, आर्थिक कृषि जगत में ही नहीं बल्कि एक तरीके से रूरल सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में कर सकेंगे। एक तो थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इंट्रोड्यूस होगी जिससे फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा, और दूसरा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लैंड मिलना आसान हो जाएगा जी। तो वो एक्ट लाया गया। मुझे अच्छी तरह से, मैं आज भी उसका एहसास कर सकता हूं। प्रधानमंत्री जी के समक्ष हम लोग 2-3 बार गए होंगे और हर समय उन्होंने मुझसे यह प्रश्न पूछा होगा, आपने इसके सभी पहलू देख लिए हैं? आपने यहाँ के किसानों के स्वभाव को पहचाना है? लैंड की जो एक तरीके से जुड़ाव होता है किसान के साथ जी, उसकी भूमिका, ये सब आपने पहचान लिया है, अध्ययन किया है? हम सभी ने कहा जी सर, हम लोगों ने बिल्कुल हर पहलू का परीक्षण किया। आपको मालूम है वो लैंड एक्विजिशन ऑर्डिनेंस पेश हुआ जी, उसके प्रति बहुत अनुकूल प्रतिक्रियाएं नहीं आई जी, बड़ा एक तरीके से स्ट्रांग अपोजिशन था जी, उसका सेकंड बार भी ऑर्डिनेंस किया गया जी, सेकंड टाइम हमने फिर ऑर्डिनेंस करके उसको रिन्यू किया, लेकिन वो बिल अभी तक फंसा हुआ पास होने की स्थिति में नहीं था। जब थर्ड ऑर्डिनेंस का समय आया तो मैं उनके पास गया, अकेला था मैं, और मैंने कहा सर अब कि आप थर्ड ऑर्डिनेंस इशू नहीं करें। तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हैं आप? आपने सबने अध्ययन किया, आप लोगों ने सब कुछ इसके परिणाम समझे, और अब हम इससे लौटने की बात करें, ये तो मुझे नहीं भाती है, हमको आगे भी चलना चाहिए। मैंने कहा सर हम लोगों ने अध्ययन किया, हम स्वीकार करते हैं कि हम सभी अधिकारीगण जो संबंधित थे वह किसान और किसान की जमीन के प्रति क्या प्रतिक्रिया, क्या लगाव होगा, उस विश्वास को हम जीत नहीं पाए। इसलिए हम यह नहीं कह सकते हैं कि यह किसान के प्रति फेवरेबल ऑर्डिनेंस है, इसलिए विड्रॉ कर लेना चाहिए। उन्होंने सोचा, उसके बाद अपने वरिष्ठ मंत्रियों से मंत्रणा की, राय ली, और अगले आधे घंटे के बाद उन्होंने अपना निर्णय भी बता दिया कि ठीक है, ऑर्डिनेंस को लैप्स होने दीजिए और हम लोग भविष्य में भी इसका ध्यान रखेंगे। किसी भी अधिकारी को, मेरे से लेकर सभी सचिवों में किसी एक व्यक्ति को उन्होंने या किसी मंत्री को यह नहीं कहा कि आप लोगों ने यह सही परीक्षण नहीं किया और मुझे प्रारंभ में ही एक रिट्रीट का अनुभव करना पड़ा। तो दैट इज द क्वालिटी इन हिम कि वह जब कभी भी निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय के ओनरशिप जो है जी, स्वामित्व स्वयं स्वीकार करते हैं और परिणाम भी। तो वो दोषारोपण जैसा आपने कहा कि वो नहीं करते, पर कई बार ये उनकी तरफ कटाक्ष होता है कि देखिए आप चुनाव के बेस पर नीतियां प्लान करते हैं। आप उत्तर प्रदेश 2016 के चुनाव ले लीजिए, और उस वक्त ये आया था, क्या कहते हैं, डीमो। तो ये जो डिमोनेटाइजेशन का प्लान था, सब कहते हैं कि यूपी के चुनाव जीतने के लिए किया गया। इसमें कितना सत्य है सर? डिमोनेटाइजेशन का आदेश उन्होंने, जब उन्होंने कुर्सी संभाली 2014 में,
तो पहले 2 माह के अंदर अकेले मुझे यह उन्होंने बताया था कि आप डिमोनेटाइजेशन हमें करना है। स्वयं उन्होंने कहा यह निर्णय मेरा है, ब्लैक मनी को, पैरेलल इकॉनमी को समाप्त करना है और इससे संबंधित करप्शन से हमको उबर कर आना है। और आप 8 से 10 माह तक ले सकते हैं, परफेक्ट योजना होनी चाहिए और डीमोनेटाइजेशन का इम्प्लीमेंटेशन होल हॉग होगा। तो उन्होंने सीमा भी तय कर दी थी। यह नहीं था कि सिलेक्टिव मैनर में होगा। आपको मालूम होगा डीमोनेटाइजेशन किसी न किसी रूप में जी लाल बहादुर जी, इंदिरा जी और मोरारजी देसाई के समय में हुआ। जी मोरारजी देसाई जी के समय में एक प्रकार के नोट वापस लिए गए जी, लेकिन इन्होंने कहा कि मुझे ब्लैक मनी को उभार कर बाहर निकालना है, व्हाइट मनी में ही इकॉनमी को चलना होगा। तो इस प्रकार से उन्होंने एक जिम्मेदारी सौंपी। हम 3-4 लोग थे, तत्कालीन सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर्स जो बाद में गवर्नर हुए और वर्तमान में भी वो प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्चतम पद पे नंबर 2 के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं जी। तो यह लोग थे, कुछ रिजर्व बैंक के गवर्नर, स्टेट बैंक की उस समय की अध्यक्षा, ये 4-5 लोग हम सीमित होकर के इसके बारे में चर्चा करते थे और उसके अनुसार योजना बनी और प्रधानमंत्री जी ने इसकी गोपनीयता, जिसकी कि उन्होंने आवश्यकता बताई थी कि अंतिम दिन तक यह गोपनीय ही रहे जी। आपको 2 छोटे से उदाहरण, एक तरीके से एनेक्डोट तो नहीं है, सच्ची कहानियां हैं जी। एक तो यह कि जब डिमोनेटाइजेशन की तारीख तय हुई तो यह तय हुआ कि एटीएम में नए नोट रखने होंगे। तो नए नोट को रखने के लिए न्यूनतम अवधि पूरे भारतवर्ष में 72 घंटे है। तो हमने उनसे जाकर बताया, वित्त मंत्रालय की बात को समझाया कि साहब यह तो आज हमें करना होगा। उनका एक क्षण में निर्णय था कि आप इसको नहीं कर सकते और यह एटीएम बाद में भरा जाए, यह तो स्वीकार है, यानी रुपए उस मशीन में बाद में भरे जाए यह स्वीकार है, लेकिन आप फिर इसे गोपनीय नहीं रख सकते। तो एक तो यह हुआ डिमोनेटाइजेशन में। इसी प्रकार से एक आवश्यकता होती है कि डिमोनेटाइजेशन के लिए बोर्ड ऑफ गवर्नर रिजर्व बैंक का मिलता है जी। तो उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई कि बोर्ड ऑफ गवर्नर बॉम्बे की बजाय उस दिन दिल्ली में मिले। तो 8 बजे संभवतः जिस तिथि को घोषणा प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र संदेश के रूप में दी, उसके ठीक 1 घंटे पहले ही बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई और वहां इस प्रकार का एक विषय आया और उसको पास किया गया। तो प्रस्ताव पारित हुआ। तो ये एक तैयारी थी। बहुत मुद्दों में डिमोनेटाइजेशन की सफलता भी बहुत हुई जी। विषय इस प्रकार का था कि हम इसकी पब्लिसिटी नहीं कर सके। पर लेकिन गोपनीयता रखने का काम प्रधानमंत्री करते हैं और जब जानते हैं कि किसी चीज़ को कितना क्वाइट रखना है। अब बालाकोट के समय भी आप थे, उरी के स्ट्राइक के समय भी आप थे, तो जो काउंटर सर्जिकल स्ट्राइक,
तो आपको ये पता था कि नहीं था कि कब क्या कहाँ होने वाला है? आपने बहुत अच्छी तुलना कर दी कि जो ये घटनाएं आपने बताई उनकी तिथि और समय का मुझे अंदाज नहीं था। आपको नहीं पता था? यह अंदाज था कि ये विषय, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था। हाँ। यह अंदाज था कि ये विषय आने वाला है और ये शायद इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन कोई भी किसी प्रकार से किस डेट और किस समय होगा या नहीं, यह तो बाद में, घटनाक्रम के बाद में अगले दिन सुबह जी बैठक में जब सूचना दी गई तब हम लोगों को जानकारी हुई कि पूरी रात्रि प्रधानमंत्री जी स्वयं बैठकर मॉनिटर कर रहे थे और एक एक चीज की जानकारी उनके समक्ष प्रस्तुत हो रही थी। अरे तो ये तो आप समझ सकते हैं कि एक तरीके से जिसको जितनी जानकारी मिलनी थी उतनी ही मिलती थी। नहीं तो फिर आपने पूछा नहीं, भाई मैं आपका प्रधान सचिव हूं, आप मुझे नहीं बताएंगे तो किसे बताएंगे, मुझे क्यों नहीं बताया? आपने पूछा नहीं? ये मैंने हल्की सी बात उनसे कही, हाँ। फोन पर मैंने बात की और मैंने कहा कि 2 बार उनसे बात ऐसी की मैंने। एक बार जब वो शुरू में लगभग 15 दिन हुए होंगे तो वह एम्स में सुबह भर्ती हो गए। मुझे 9 बजे से खबरें आने लगी कि प्रधानमंत्री जी तो एम्स में भर्ती हो गए। तो मैं बड़ा नर्वस हुआ। मैंने फिर जानकारी करनी शुरू की। ये 10 बजे तक लौट आए थे, तो मैं गया रेस कोर्स और मैंने जाकर पूछा कि सर सब कुछ ठीक है? तो उनका हाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा सर मैं प्रधानमंत्री का सचिव हूं, मुझे ही नहीं मालूम था कि आप अपना रेगुलर एग्जीक्यूटिव चेक कराने गए हैं। तो हंसकर कहने लगे कि मुझे इसलिए नहीं बताना था क्योंकि मैं सुबह 5 बजे निकल गया, जिससे लोगों को असावधानी, कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े, वरना मेरे कारण जो सुबह के लोग ड्यूटी पर जाते हैं उनको कठिनाई करनी पड़ती। यह कारण था कि आप सबको नहीं पता लगा। और उन्होंने बताया कि मुझे तो किसी प्रकार का कोई, भगवान की कृपा से कोई बीमारी नहीं है। और दूसरी यह थी जो कि आपने भी घटना बताई, जो कि एक फौजी घटना थी जी। और इसमें भी उन्होंने यही कहा कि देखिए जिसको जितनी जानकारी देने की आवश्यकता होती है उतनी मिलती है। और हंसकर संभवतः वह मुझे याद दिला रहे थे कि यस मिनिस्टर कहानी में तो ये ब्यूरोक्रेट ने ही उस समय के प्राइम मिनिस्टर को सिखाया था, नीड टू नो बेसिस। नीड टू नो बेसिस थी। तो जहां बाबू लोग नेताओं को कहते हैं कि आपको जितनी जानकारी की आवश्यकता है उतना बताएंगे, आज नेता ने बाबू लोगों को कह दिया कि देखिए आपको जितनी जानकारी की आवश्यकता है उतना बताएंगे। अच्छा देखिए, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपसे, बहुत सारे प्रश्न हैं पर राम मंदिर की बात करेंगे नृपेंद्र मिश्रा जी, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि राम मंदिर के निर्माण का कार्यभार और ये जिम्मेदारी आपके पास कैसे आई? क्योंकि तब तक तो आप अपना ये दे चुके थे, राजीनामा दे चुके थे। जी मैं सेवानिवृत्त हो गया था और मुझे पूछा गया था कि क्या मैं नेहरू मेमोरियल, जो कि अब प्रधानमंत्री मेमोरियल लाइब्रेरी कहलाती है, हाँ। उसके अध्यक्ष पद को स्वीकार कर सकूंगा। तो जाहिर है मेरी प्रतिक्रिया तो एक ही होगी कि प्रधानमंत्री जी औपचारिकता में प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब पूछें, लेकिन यह तो आदेश माना जाता है। तो मैंने ऐसी ही प्रतिक्रिया अपनी श्री मिश्रा जो प्रधान सचिव हैं उनको दी कि यह तो आदेश है, मैं इसे तो मानता ही हूँ। फिर मैंने उनको उलाहना दिया कि यदि आपको देना था तो कुछ बड़ी चीज मेरे लिए सोचते। हाँ।
और मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूं, मेरे मन में कहीं न कहीं यह था कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट भी गवर्नर होते हैं। एक ग्रीड आप कहें, हाँ, लालसा जिसे कह तो सकते ग्रीड थी, लालसा। हैं। फिर मैंने बिना किसी थिंकिंग के, और इसी को मैं डिवाइन कहता हूं, उसी समय मेरे मन से निकला कि बीके, यदि आप ठीक समझते हो तो अभी सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ है कि एक मंदिर निर्माण का कंस्ट्रक्शन कमेटी का अध्यक्ष भी होना है, आप उचित समझें तो वो जिम्मेदारी मुझे दे दें। तो उन्होंने हमसे 2 बार पूछा कि आप बनना चाहेंगे? तो मैंने कहा जी हाँ। उन्होंने प्रधानमंत्री जी से ड्यूटीफुली बात बता दी। प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्री जी से बात बताई कि वो एक सिलेक्शन किया जाना है, ऐसा मेरे पास एक तरीके से सुझाव मिला है। तो गृह मंत्री जी का फिर फोन आया मुझे कि क्या मैं कंस्ट्रक्शन कमेटी का चेयरमैन बनना चाहूँगा। तो मैंने उसकी पुष्टि की और इस प्रकार ट्रस्ट ने निर्णय लिया और मैं मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष भी बना। और ये अनुभव अपने में एक आशीर्वाद के रूप में दैविक अनुभव था, जो मेरे जीवन के एक तरीके से उस काल में एक मोस्ट प्रेशियस 5 इयर्स जो मेरे व्यतीत हुए हैं जी, उन्हें मैं याद रखूंगा। आपने बार बार कहा है कि एक डिवाइन इंटरवेंशन था, दैविक कार्य है, लेकिन कई बार आपने इसका ये भी वर्णन किया है कि ये मंदिर भगवान के आशीर्वाद के बिना नहीं बनता था। कई बार ऐसा हुआ है कि सामान्य मनुष्य संगठन कुछ भी प्रयास कर ले, जब तक ऊपर से आशीर्वाद नहीं हो तब तक ये नहीं हुआ। ऐसी कोई घटना हुई जिसकी वजह से आप बार बार इसको कहते हैं, एकदम पुरजोर कहते हैं? यह घटना प्रारंभ से ही शुरू हो गई थी और जिस प्रकार की अपेक्षा की गई, जब हम अयोध्या उतरे तो उस दिन सर्किट हाउस में वहां के 1-2 बहुत ही माने जाने संत पुरुष आए और सबके मन से एक ही बात निकल रही थी कि मिश्रा जी ये मंदिर बनवाइएगा तो 1000 वर्ष से कम का जीवन ना रहे। मेरे समझ में नहीं आया कि इसकी गुणवत्ता कैसे मैं निकालूंगा, मैं नॉन इंजीनियर, 1000 वर्ष का जीवन। धीरे धीरे वहाँ जब शुरुआत की तो पहली जानकारी मिली कि इसमें लोहे का इस्तेमाल होना ही नहीं है, इसलिए कि लोहे का जीवन काल 100 वर्ष होता है जी। वह समय था, उसी समय फाउंडेशन, मैं एक ही उदाहरण से आपको बताऊंगा, फाउंडेशन का आधार बनाना था। और जैसा आप सभी जानते हैं, आज विश्व भर में टेक्नोलॉजी में पाइल फाउंडेशन को जी सर्वोत्तम माना जाता है। तो पाइल फाउंडेशन वहां पर किया जाना था जी। उसके 3 पाइल्स वहां पे स्थापित किए गए और उन पर वही प्रेशर डाला गया जो कि पत्थर जब निर्माण होता और मंदिर में लोड फैक्टर जो कैलकुलेट हुआ था कि पत्थरों का लोड फैक्टर क्या होगा, तो वो पाइल के ऊपर उसको प्रेशर को डाला गया। जब डाला गया तो हर पाइल में एक टिल्ट आई, एक मुड़ गया वो। तो हम लोग तो इंजीनियर नहीं थे, हमने उसको सोचा कि हम इसकी एक कमेटी बना लें। तो वो कमेटी बनी, देश के माने जाने लोग जो टॉप मोस्ट आईआईटी के डीन थे, डायरेक्टर थे, उन लोगों को, एक डॉक्टर प्रोफेसर राजू थे जो आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर थे, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। कमेटी ने अपनी बात बताई वहाँ के
सॉइल के फीचर्स को बताया और कहा कि यहाँ पर दो हो सकते हैं, या तो पाइल फाउंडेशन हो, लेकिन उसमें उन्होंने कहा कि इस प्रकार का कार्य करना होगा, या उन्होंने कहा कि कॉम्पैक्ट स्टोन लाइक सॉइल का इस्तेमाल हो, तो उससे आप यहाँ की सारी सॉइल 15 मीटर पहले तो खोदें, हाँ, उसको वेल जैसा बना दें, कुआं बना दें। 15 मीटर का मतलब होता है 3 स्टोरी बिल्डिंग। हाँ, करीब 45 से 46 फुट हो उसमें जाएगा। आप पहले नीचे जाएं जी, और फिर उस पर लेयर्स आफ्टर लेयर्स बनाएं, जो कि कंक्रीट स्टोन जैसे फीचर्स हो जाए, और उस पर फिर फाउंडेशन करें। तो सभी ने मिलकर यह निर्णय लिया, पूरे ट्रस्ट ने, कि जो भी समय लगेगा हम इसी प्रकार की फाउंडेशन बनाएंगे। जी, तो यह जो बिल्कुल इंजीनियरिंग चेंज हुआ थिंकिंग में, यह हमने अनुमान नहीं किया था, कोई प्लानिंग नहीं थी। लार्सन टूब्रो ने इसकी कोई प्लानिंग टाइम फैक्टर में नहीं रखा था, कॉस्ट में कोई फैक्टर नहीं रखा था, लेकिन यह एक ऐसा करेक्शन था, आधारभूत करेक्शन हुआ, जिसके बेसिस पे कि आज हम इस प्रकार का स्टोन स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। तो ऐसे ही प्रतिदिन के अनुभव हैं कि किस प्रकार समस्याएं आती हैं और किस प्रकार से उनका समाधान मिल जाता है। सो इट इज, यू ओनली हैव टू फील इट। जी, इफ आई हैव टू समडे पुट देम इन राइटिंग that what happened on which particular day, जी, it will really be an experience, एक अनुभव होगा कि किस प्रकार से एक दैविक हस्तक्षेप ने, जो जितने लोग हम सब जुड़े हुए थे, हम सबको एक दिशा में जाने के लिए प्रेरित किया, और आज वह निर्माण कार्य पूरा हो गया। इसमें प्रधानमंत्री जी कितना इन्वॉल्व थे, और क्या ये बात सही है कि 1990 के बाद जब वो मुरली मनोहर जोशी जी के साथ उस रैली में आए थे, उसके बाद से प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन तक अयोध्या नहीं आए थे? उनका क्या रिएक्शन था? प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा, जब मैंने इस कार्य का कार्यभार लिया निर्माण का, उन्होंने कहा, नृपेन जी, मैं 20 वर्ष लगभग यहाँ नहीं गया हूँ, और मैंने यह मन बना लिया था कि भगवान के मंदिर का निर्माण होगा, क्योंकि यह मेरी राष्ट्रीयता की पहचान है। और ऐसा उन्होंने किया। वो जब शुभारंभ हुआ था तब वहां पर गए पहली बार। जी, लेकिन जहां तक निर्माण की अवधि में उनकी रुचि का प्रश्न है, जानकारी तो प्रगति की वो करते ही रहते थे, लेकिन जब वहाँ पर इशू आया कि स्टोन के 2 स्टोन को जोड़ने के लिए, ये मतलब आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि स्टोन में भी फीचर्स होते हैं, जैसे इलास्टिसिटी ऑफ हीट। जी, कैसे स्टोन गर्मी में बढ़ता है और ठंडक में सिकुड़ता है। तो स्टोन को जोड़ने के लिए फिर आयरन का क्लिप लगाना था। जी, मुझे याद है जब प्रधानमंत्री जी के समक्ष ऐसे ही चर्चा में मैंने कहा कि अब वो आयरन का इस्तेमाल नहीं होना है और आयरन का क्लिप लगना है, तो उनका नहीं, आप आयरन क्यों करेंगे, आप कॉपर का करिए, और आपके यहाँ पे सरकारी कंपनी है कॉपर की, आप उनसे कॉपर लेकर करिए। कॉपर खरीदा गया और कॉपर के पिंस लगे हुए हैं आज। जी, 7 समाज के मंदिर बनने थे, समाज के विशिष्ट संतों के, वाल्मीकि जी का, सबरी जी का,
निषाद जी का, अहिल्या जी का, तो उन्होंने ये 7 के लिए कहा कि यह मर्यादा पुरुषोत्तम तक पहुंचने की सीढ़ियां थी। जी। भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने कहा कि जब भगवान जंगल गए तो राजा के रूप में, राजपुत्र के रूप में गए थे, जब लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम होकर राजा बने। तो ये जो 7 मंदिर थे, ये एक सामाजिक समरसता के कदम थे जो कि भगवान ने संदेश दिया। इसलिए ये कोशिश थी जी कि ये मंदिर भी उसी प्रकार महत्व से बनाए, उसी प्रकार के मटेरियल से बनाए जैसा कि बाकी मंदिर बनाए। ऐसा किया गया। जी। तो बहुत बार उनके साथ चर्चा हुई और उनका एक ही संदेश रहता था। पता नहीं हम लोग वहां तक उतर पाएंगे उनकी उस कसौटी पर या नहीं। उनका यह कहना था कि यह एक कंपैरिजन इंटरनेशनल जगत में, जी, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमेशा कंपैरिजन किया जाएगा कि यह जो राम मंदिर है अन्य की तुलना में कहां है। समय अल्प है निपेंद्र जी। वह इस मत के थे जी, प्लीज कंप्लीट। कि यह अवश्य किया जाना चाहिए। एक प्रश्न है, विग्रह का चयन किसने किया? ये जो आज रामलला वहां हैं बालक के रूप में, 5 वर्ष के बालक के रूप में, इसका चयन किसने किया? क्योंकि कहा जाता है 3 विग्रह बने थे, 3 अलग अलग पत्थरों से बने थे। तो क्या ये चयन भी प्रधानमंत्री जी ने किया था? नहीं, ये तो बिल्कुल ही ट्रस्ट के सभी सदस्यों ने एक साथ किया। यह जानकारी प्रधानमंत्री जी को थी कि किस प्रकार के पत्थर चुने गए हैं और उन्हें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रॉक मैकेनिक्स से कैसे उसकी गुणवत्ता देख ली गई है। तो 2 पत्थर तो कृष्ण शिला के थे, एक पत्थर जो था वो राजस्थान का मार्बल का, वाइट मार्बल का था। तीनों के भगवान का निर्माण हुआ और फिर एक मूर्ति का चयन किया गया और उसका एक ट्रस्ट के एक साधु महात्मा हैं, तो ट्रस्ट के आज भी सदस्य हैं। उनसे जब प्रश्न पूछा गया कि आप लोगों ने कौन सा भगवान चुना है, तो उन्होंने कहा भगवान तो स्वयं अपने को चुन लेते हैं, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो जो उन्होंने चुन लिया वो भगवान बन गए। तो इस प्रकार से अरुण योगी राज जी से बनाया हुआ स्कल्पटिंग का जो कृष्ण शिला की पत्थर है, वह एक रामलला आप देखेंगे वहां पे, तो एक 5 वर्ष के बालक के सारे फीचर्स को कैप्चर करते हुए वो रामलला की मूर्ति है। बिल्कुल। मैं तो सच कहूँगा कि जब जब जहाँ साक्षात दर्शन होते तो आंखों से अश्रु निकल जाते हैं, क्योंकि उस जगह में एक अलग एनर्जी है और वो भक्ति भाव वहाँ पर दिखता है। पर अंतिम 2 प्रश्न हैं निपेंद्र मिश्रा जी। काफ़ी लंबी चर्चा हुई है। कभी प्रधानमंत्री को आपने क्रोधित होते हुए देखा है? कभी वो अपसेट हो गए हों, क्रोधित हुए हों, अपना आपा खो दिया हो? मेरे पूरे कार्यकाल में और उसके बाद भी मैंने आज तक उनके चेहरे पे क्रोध तो दूर रखिए, मैं ना एक होता यूफोरिया, वो भी मैं नहीं देखता कभी, और ना ही किसी प्रकार का एक तरीके से आप जिसको कहें एक डिप्रेसिव मूड हो जाए, तो वह भी नहीं मैंने आज तक अनुभव किया। एक बहुत ही
स्टेबल पर्सनैलिटी के रूप में वो हमेशा परिचित रहे हम सबके समक्ष। अंतिम प्रश्न आपसे पूछूंगा, एक सुझाव, इतने वरिष्ठ होने के बाद और इतने लंबे कार्यकाल के बाद, एक सुझाव जो आप उनको देना चाहेंगे, सरकार को देना चाहेंगे कि ये आगे के लिए आवश्यक है, विकसित भारत का जो लक्ष्य है और जितना किया है 12 साल में, उसके बाद आगे के लिए एक लक्ष्य है जो आपको लगता है उन्हें करने की आवश्यकता है? बड़ा कठिन प्रश्न है, लेकिन जो मेरे मन की बात है जी, वो मैं अवश्य कहूंगा। एक बहुत बड़ी आवश्यकता होती है जो प्रधानमंत्री जी में है, वह है किस प्रकार से लीडरशिप के जो उपलब्धियां हैं उन्हें जो कस्टमर है जी जो बेनिफिशियरी है जी वह अपना समझ के स्वीकार करे। जी तो हम जो भी करें विकास की दिशा में, उसको सबसे पहले कस्टमर की स्वीकृति प्राप्त कर लें, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होता कि टॉप से बॉटम में ही मैसेज जाए। सेंसिटिविटी का एक यह भी मापदंड है जी कि कुछ मैसेजेस मासेस से लीडरशिप को जाएं और जी। दोनों का तब मिश्रण बने। तो यह एक आई सपोज इट इज एन इम्पॉर्टेंट कंसिडरेशन ऑफ गवर्नमेंट। बड़ा गुणी, ज्ञानी और एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति ही ये सुझाव दे सकता है, और वो आप हैं नृपेंद्र मिश्रा जी। बहुत आनंद आया आपसे बात कर कर। चर्चा तो और लंबी करना चाहता हूं पर समय का अभाव है, पर जल्द ही आपसे ये वादा ले रहा हूं कि जल्द फिर आप समय देंगे। धन्यवाद आपका। थैंक यू सर, नमस्ते।